नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप 18वें स्वतंत्रता, जी हां 78th स्वतंत्रता दिवस है आज। आप देख रहे हैं पूछता है भारत। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से। बात सिर्फ इतनी है दर्शकों कि आज 78th स्वतंत्रता दिवस है, 78वां। एक बात जो हम सबके जहन में है, एक बात जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के कच्छ से लेकर मणिपुर तक, आप कहीं भी किसी भी भारतीय से पूछ लीजिए, आज हम सब का इमोशन, हम सब की फीलिंग एक है। हमारी भावना ओतप्रोत है राष्ट्रवाद से। वो है अपने देश, अपनी भारत मां। जब हम बोलते हैं भारत माता की जय, उस भावनाओं से ओतप्रोत है। उसके प्रति, अपनी जमीन, अपनी धरती के प्रति प्रेम है हमें। हम आभारी हैं उन सब का जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, स्वतंत्रता दिलाई। और ये बात क्लीशे लोग बोल सकते हैं कि बोल रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, ये देश, आप और हम, हमसे पहले वाली पीढ़ी और हमसे आगे आने वाली कई पीढ़ियां हमेशा आभारी रहेंगी बापू के, चंद्रशेखर आजाद के, भगत सिंह जी के, उन सब सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपनी जिंदगी जोखिम पे लगा दी। लेकिन दर्शकों, लेकिन आज समय आ गया है कि सिर्फ साल में एक दिन तिरंगे के रंग के कपड़े पहन के, रेड व्हाइट एंड ग्रीन, सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन, पुरुष केसरिया रंग का कुर्ता पहन लेते हैं, सफेद पजामा, महिलाएं अपने हिसाब से इंडियन अटायर में आकर अपने आप को राष्ट्रवादी दिखाने की जो कोशिश हम करते हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? कंपनियों में, बिल्डिंगों में गुब्बारे लगा के तिरंगे लगाए जाते हैं, लहराए जाते हैं, गर्व होता है हमें। लेकिन यह सब सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को होता है। एम आई रॉन्ग? एक मिनट सोचिए आप, एक दिन होता है और 16 अगस्त को बैक टू नॉर्मल। वो भावना कहां चली जाती है? वो भारत माता की जय के जयकारे कहां चले जाते हैं? वो राष्ट्रवाद की भावना कहां चली जाती है? पूछता है भारत। आज दिन आ गया है, आज समय आ गया है। 2024, 77 साल, 77 ईयर्स हो चुके हैं हमारी आजादी को। आज समय आ गया है कि एक दिन की राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी फीलिंग को खत्म नहीं, बल्कि 364 दिन भी, क्योंकि एक तो है, इट हैज टू हैपन 365 डेज, हम लेकर आए। This feeling of nationalism has to be 24/7, 365, तभी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तभी दर्शकों, हमारे सामने जो अब समस्याएं हैं, जो अब प्रॉब्लम्स हैं, जो पहाड़ जैसी कठिनाइयां और दिक्कतें खड़ी हैं, हम उसको तभी पार कर पाएंगे, उसको तभी तोड़ पाएंगे, उसको हम तभी तो टक्कर दे पाएंगे या उससे टक्कर ले पाएंगे। मैं इसकी तुलना आजादी के आंदोलन या आजादी की लड़ाई से नहीं कर रहा हूं। मैं आज की दिक्कत या आज की समस्याओं की तुलना उन महान अनुभवों ने जो किया, उन महान लोगों ने अपनी जान, अपना जीवन, मैं उससे तुलना नहीं कर रहा हूं। वो आज की पीढ़ी, एंड प्लीज, आई हैव नथिंग अगेंस्ट माइन और द नेक्स्ट जनरेशन टू माइन, वो आज की पीढ़ी शायद सोच भी नहीं सकती है, अनंत विजय जी, कि उन्होंने क्या किया। आज सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश का जमाना है। दोबारा दोहरा रहा हूं, आज सेल्फलेस नहीं, सेल्फिश का जमाना है। जिसको देखो मैं, आई, मी एंड माई सेल्फ, इससे आगे सोच नहीं है। गलत कह रहा हूं क्या? अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूं तो जो आपके बगल में बैठे हैं उनको देख लीजिए। मेरे बगल में भी कोई है नहीं तो मैं देख सकता हूं, आप सोच के देखिए। लेकिन मैं गलत कह रहा हूं क्या?
कि आज सेल्फलेस नहीं सेल्फिश का जमाना आ गया है, और पूछिए उससे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज समय आ गया है कि हम इस राष्ट्र भावना, भारत मां के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, इस भावना को सिर्फ एक सिल्क के कुर्ते और महिलाएं अपनी सुंदर सुंदर साड़ियां पहनकर दिखाएं नहीं। वी हैव टू वेयर इट ऑन आवर स्लीव्स, वी हैव टू वेयर आवर नेशनलिज्म ऑन द स्लीव। हम इसे त्योहार की तरह मनाते और हमेशा मनाएंगे, लेकिन यह भावना हर दिन होनी चाहिए, हर पल होनी चाहिए, हर क्षण होनी चाहिए। यानी हमें अपने राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर 365 दिन रखना होगा और उसके एक्शंस, उसे अपने एक्शंस में इनकलकेट करना होगा। रामकृपाल जी, आज की क्या समस्याएं हैं दर्शकों? आज की समस्याएं क्या है? कह रहा मैं ग्राफिक्स, सिर्फ बाहरी मुसीबतें नहीं है, वो बाहरी ताकतें नहीं है जो हमारे शांति और विकास पथ में, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने आज बताया कि कैसे वो कौन कौन सी ताकतों के सामने रोड ब्लॉक बन के खड़े हैं। लेकिन दर्शकों, ये रियलिटी है कि रोड ब्लॉक्स हैं, वो बाहरी ताकतें हैं, जैसे कहते हैं ना रोड़ा, रास्ते का रोड़ा। हमारी दिक्कत उन मीर जाफरों से भी है जो घर में बैठे हैं, लेकिन ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। द वेरी फैक्ट कि मैंने आपसे आज कहा मीर जाफर्स ऑफ टुडे, इसका मतलब कि हम जानते हैं कि इन मीर जाफरों से कैसे निपटना है। मैं आपसे बोल रहा हूं, वो कौन से व्यक्ति थे ये आपको मालूम है, जो विदेश में जाकर सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी से मदद मांग रहे थे? या वो कौन से व्यक्ति हैं, वो कौन से नेता हैं जो संसद में जय फिलिस्तीन बोलते हैं और अमेरिका हाय हाय के नारे उनके पार्टी के लोग सड़कों पे लगाते हैं, लेकिन अगर अमेरिकन कॉन्सुलेट जनरल को मिलना होता है तो उन्हीं से मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ये 10 बड़ी बातें, चाहे वो यूसीसी की बात हो, चाहे वो वन नेशन वन पोल की बात हो, चाहे वो देश के विकास की बात हो, अल्टीमेटली अगर सार निकाला जाए तो वन वर्ड इज विकास, डेवलपमेंट। भारत को डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है, और ये जितना आसान बोलना है अनंत विजय जी, रामकृपाल जी, सतीश के सिंह जी, उतना आसान है नहीं। कैन आई हैव माय गेस्ट इन द स्टूडियोज? क्योंकि दर्शकों, जो दिक्कतें, एक कहावत है, नोन डेविल और या नोन डीमन इज बेटर देन एन अननोन डीमन। जब आप अपने दुश्मन को देख सकते हैं तो आप उस पर वार करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तब होती है जब आप अपने दुश्मन को देख नहीं सकते। आज भारत जिस राह पे है, विकास के राह पे है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बांग्लादेश में जो हुआ है, ये कोइंसिडेंस नहीं है जो थाईलैंड में हो रहा है, ये कोइंसिडेंस। आप देखिए, भारत का नक्शा देखिए, मैंने दिखाया था। अगर वो ग्राफिक है 2-3 दिन पुराना तो एक बार जरूर चलाना। किस तरह से ये रेड स्पॉट्स, ये लाल बत्तियां हमारे चारों तरफ हैं। दे आर वार्निंग साइंस। और प्रधानमंत्री मोदी या उनकी सरकार इसको किस तरह से रोके हुए है, इस पे एक डिटेल्ड अलग शो हो सकता है। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी और कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, जिसको भी भारत की जनता ने समर्थन दिया है, उसकी जिम्मेदारी है कि भारत में ऐसे सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी को आने ना दे। प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे यूसीसी की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे वन नेशन वन पोल की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे विकास राह की बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के प्रति सुरक्षा की बात की। अल्टीमेट टारगेट इज टू मेक इंडिया डेवलप्ड। आप बात समझिए। और ये जितने भी रोड़े हैं रास्ते के, दीज ब्लॉकेट्स, इन सबको तोड़ना है। और एक बचपन में, एक दूरदर्शन में एक ऐड आता था, अनंत विजय जी, एकता में बल है। एक चिड़िया है, वो टहनियां लेती है, एक साथ तोड़ते। सबको सिखाया है कि एक उंगली करोगे तो मोड़ सकते हो, मुट्ठी कर लो तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। वी हैव टू कम टुगेदर, हम सबको साथ आना है। यही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, और इसी पे है आज पूछता है भारत, द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं।
मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। पूरा कार्यक्रम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की बाइट से भर सकता हूं। शहजाद पूनावाला जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत विजय जी आपका, अनुराग भदौरिया जी आपका, रामकृपाल जी आपका और सतीश के सिंह जी आपका भी। विकसित भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री। एक देश एक कानून चाहते हैं, एक देश एक चुनाव चाहते हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा चाहते हैं। आप मुझे बताइए ना, हाउ इज ही सेल्फिश? विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री इज बीइंग सेल्फिश। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी देश का विभाजन कर रही है। मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री ने कहा वी नीड टू कम टुगेदर। शहजाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम एक साथ नहीं आए, मेरे साथ करण त्रिपाठी कांग्रेस की और आरजेडी की कंचना यादव जी भी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचना जी फॉर ज्वाइनिंग इन। मैं शहजाद जी सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं और उसके बाद विपक्षी नेताओं के पास भी जा रहा हूं कि क्या सचमुच प्रधानमंत्री मोदी ने जो इतने एक एस्पायरिंग आज स्पीच दी और काफी लंबी स्पीच थी, उन्होंने ही हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स, क्या आपको लगता है हम ये सब अचीव कर पाएंगे और इन 4-4.5 सालों में? देखिए ऐश्वर्या जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड रहा है वो, और आगे के 5-10 वर्षों का रोड मैप क्या होगा वो रखा है देश के सामने। परंतु दुख की बात यह है कि विपक्ष जो है उनके पास आज मेन मुद्दा इनका क्या था? आज मेन मुद्दा ये था कि राहुल गांधी जी बैठे कहाँ हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जी को कहाँ बैठा है वो जनता ने तीसरी बार बैठाया है। राहुल गांधी जी खड़े कहाँ हैं विषयों पर, उस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी, आप कहते हैं विभाजनकारी हमारी सोच है, हम कहते हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी यूसीसी के बारे में बोलते थे। वो यूसीसी सेकुलर कोड है, वो लागू होना चाहिए ताकि कोई 60 वर्षीय का बुढ़ा 12 साल की बच्ची के साथ शादी ना कर दे और उसको धार्मिक कवर ना मिले। कंचना जी बताइए कि हम उसके साथ हैं, आप किसके साथ हैं? आप चाहते हैं कि 12 साल की बच्ची की शादी एक 60 साल के बुढ़े के साथ हो? आप नहीं चाहती होंगी। तो हम विभाजनकारी है, या आप अगर इस प्रकार का कानून चाहती है तो आप विभाजनकारी है। हम कह रहे हैं कि इस देश में जिस प्रकार से आज महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी। आया है अभी जो बयान आया है, प्रभु श्री राम का नाम जोड़ दिया, राम का नाम जोड़ दिया, राम और वाम। अब सोचिए कि कल रात को महिलाएं अपने राइट को रिक्लेम करने के लिए और न्याय निर्भया के लिए, जो वहां की निर्भया है उसके लिए न्याय मांगने के लिए सड़कों पर उतरी तो उनको पीटा गया। आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में घुसकर सबूतों को नष्ट करने की चेष्टा की गई। और कल रात से लेकर आज तक राहुल गांधी का एक बयान, तेजस्वी जी का एक बयान, अखिलेश जी का एक बयान। अरे अखिलेश जी तो क्या बयान देंगे? उनकी पार्टी में निषाद समाज से आने वाली बेटी का बलात्कार मोहित खान करता है, वीडियो बनाता है, तो ये कहते हैं कि नार्को टेस्ट बच्ची का होना चाहिए। इनकी नेत्री जूही सिंह कहती है कि जो नवाब है, नवाब यादव ने तो बहुत अच्छा काम किया है और जो 15 वर्षीय बेटी है
वो भी संभवतः ओबीसी समाज से आती है, उसका डीएनए टेस्ट और उसका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए। ये तो इनकी बातें हैं। और देखिए, अगर इनसे पूछेंगे कि बंगाल पर स्टैंड लो, अगर इनसे पूछेंगे यूसीसी पर स्टैंड लो, इनसे पूछेंगे मोहित खान पर स्टैंड लो, तो यूं पहुंच जाएंगे हाथरस, वहां पहुंच जाएंगे उन्नाव। आज की बात कोई नहीं करेगा। और आखिरी बात देखिए, जिनको 4000 किलोमीटर दूर मुस्लिम इन गाजा दिखाई देता है, मुस्लिम के लिए तो बाजा बजाते हैं, यहां पर 400 किलोमीटर दूर हिंदू जो उनके ऊपर इस प्रकार के अत्याचार हो रहे, तो एक बार बता दे कि उसको इस्लामिस्ट बिगेटरी कहने का काम प्रियंका वाड्रा जी करेंगी क्या? एक स्टेटमेंट जो कांग्रेस पार्टी निकालती है तो उसमें हिंदू शब्द इस्तेमाल करती है। उल्टा पवन खेड़ा कहते हैं कि आपको क्या चिंता है, बांग्लादेश में जो होना है होने दो। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि यहां पर भी वही बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। सलमान खुर्शीद जस्टिफाई करते हैं। तो इसीलिए मैं आज कह रहा हूं कि जो आज केवल और केवल कहां खड़े हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, परंतु इनकी मेन चिंता यह है कि मैं ये पूछ रहा हूं सबको साथ लाना विभाजनकारी कैसे हो सकता है? वन नेशन वन पोल, देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये विभाजनकारी कैसे है? मैं दो, अनुराग जी आपके पास आऊं, कंचना जी आ रहा हूं, सतीश जी आपने देखा कि नहीं मुझे नहीं पता, आनंद जी आपने देखा कि नहीं, रामकृपाल जी, ये दो तस्वीरें हैं। प्रोफेसर अनुराग भदौरिया जी देखिएगा, एक आज ही की है, समाजवादी पार्टी के महान नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी स्नेक चार्मर्स डांस देखते हुए, और दूसरा है हमारे सबके प्रिय चाचा नेहरू एडना माउंटबैटन को सुपर डाउन, सुपर हटाइए, मेरे को वो तस्वीर पूरी दिखानी है, डाउन, वो स्नेक चार्मर्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ना अनुराग भदौरिया जी, सतीश के सिंह जी, ये दो तस्वीरें, ये कॉन्सेप्ट बदला नहीं है। ये अपने आप को अभी भी राजा समझते हैं, प्रजा को मतलब जनता को प्रजा समझते हैं, नौकर की तरह। वो आजादी के समय, उस समय दिखा रहे थे स्नेक चार्मर्स इस इंडिया, क्या हम मतलब स्नेक चार्मर्स और रस्सी का जादू दिखाने वाला देश है? अनुराग भदौरिया, अखिलेश यादव जी की पार्टी ऑफिस में जो हो रहा था वो कोई नई चीज नहीं है। मैं सुनिए, मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूं, वो आपका अपना पर्सनल व्यू, आप बिल्कुल ठीक समझते हैं, आप करिए, आप ठीक समझिए। जवाहरलाल नेहरू को भी वो ठीक लगा था कि ये है इंडिया, दिस इज इंडिया, बट लेट मी टेल यू, ये आज का भारत नहीं है। आज का भारत वो है जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली चला रहा है। आज का भारत वो है जिस कंपनी का आप नाम लीजिए उसको हेड करने वाला भारतीय है, एंड वी आर ऑल प्राउड, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो। बट मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप मोदी को टक्कर देना चाहते हैं, मोदी के विकास के मॉडल को टक्कर देना चाहते हैं, आप ये स्नेक चार्मर से ऊपर नहीं उठ पा रहे, आप अभी भी वहां पे बैठ के हंस रहे हैं, खेली टिटोला कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप बात समझिए। बोलूं? हाँ बोलिए। 78th इंडिपेंडेंस डे है आज। अब बोलूं? 77 साल हो चुके हैं। पूरी बात अनुराग भदौरिया जी ऊपर उठिए। भारत स्नेक डांस और रस्सी का जादू दिखाने से अब सच में एलॉन मस्क के जो रॉकेट है ना, उसको भारतीय साइंटिस्ट ही उड़ा रहे हैं। एवरीवन ऑन है ना? अनुराग जी बोलिए। देखिए, अब सवाल आपने कई सारे पूछे हैं तो 3-4 मिनट तो देने ही होंगे। अगर 3-4 तो नहीं, 2.5 देता हूं। अगर उत्तर चाहिए तो, अगर नहीं उत्तर चाहिए, आपको अपनी बात कह के निकलना है तो फिर कोई बात नहीं है। एक सवाल था कि महिला अत्याचार पे बात हुई। पहली बात तो 15 अगस्त को सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और देश के सभी देशवासियों को। सवाल है, महिला समस्या की बात हुई, अच्छी बात है, महिला समस्या पे बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन सम्मान नहीं करती है। अगर सम्मान करती तो जब जब ये मुद्दा पश्चिम बंगाल की बात करते वहाँ जो हुआ, हमने कहा बहुत गलत हुआ, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला पश्चिम बंगाल की अलग हो जाती है, उत्तर प्रदेश की अलग हो जाती है। यहाँ बुलंदशहर में एक दलित बच्ची के साथ अन्याय हुआ, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अभी तक सांस नहीं ली। फिरोजाबाद में एक दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, अभी तक कोई सांस नहीं आई है कहीं से भी। मुजफ्फरनगर बिहार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ, धीरेन्द्र, कहीं कोई आवाज़ नहीं आई है कहीं से भी। हमने बोला, जब इन्होंने बात की अभी अयोध्या की, कन्नौज की सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका प्रशासन
कानून व्यवस्था नहीं बना पा रहा है। कन्नौज में पुलिस प्रशासन 4 अगस्त को उसी व्यक्ति को जिस पे रेप का चार्ज लगा है उसको क्या कर रहे थे, सम्मानित, सर्वोच्च न्याय नागरिक का सम्मान दे रहे थे, सरकार सम्मान दे रही थी। उसके बाद जो तो मन बढ़ा, इस तरह की घटना हुई। दोषी कौन? विपक्ष। सत्ता में हम नहीं है, यहां विपक्ष दोषी है। पश्चिम बंगाल में एक सत्ता में कौन है? ममता बनर्जी। विपक्ष वहां पे कौन है? भारतीय जनता पार्टी। तो वहां भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है, वहां ममता बनर्जी दोषी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी कानून व्यवस्था फेल होती है, पुलिस सिस्टम फेल होता है, जिम्मेदार कौन होता है? विपक्ष। ये तो पहली बार देखने को मिला है। उल्टी गंगा बहती है भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सरकार आपका, प्रशासन आपका, पुलिस आपका, संभाल आप नहीं पा रहे हो। आपका खाकी का रुआब खत्म हुआ है, पुलिस सिस्टम खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था यहां पे जंगल राज चल रहा है। और दोषी कौन? समाजवादी पार्टी। ये तो गजब है भाई। दूसरी बात, जब इन्होंने, आपने बोली बात कि वहां स्नेक डांस हो रहा है। अरे भैया, ये हमारे देश का स्नेक जो डांस है ये संस्कृति और संस्कार कल्चर में आता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा। अगर कन्नौज से लेकर इटावा बहुत सारी चीजें आती हैं इलाके में जाएंगे, लेकिन मैं आपको, सुनिए इलाका नहीं, अनुराग जी, मुझे कल्चर पता है। मैं अपनी बात नहीं, आप करिए, मैं आपको रोक रहा हूं, आपको 30 सेकंड दूंगा। आप मेरी बात सुनिए। डू नॉट गो टू मल्टी डायरेक्टर टिल आई टेल यू टू। थैंक यू। मैं कह रहा हूं, ये मानसिकता बता रहा हूं। नहीं, कांग्रेस, मैंने कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया उस समय भी देखी जब क्रिटिसाइज किया गया कि जवाहरलाल नेहरू लेडी माउंटबैटन को ये दिखा रहे, देखो दिस इज इंडिया। और कितने सालों तक, अनंत विजय जी, विदेशों में जाओ, हमने तो किताबों में पढ़ा है, कहा जाता था दैट इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। इज इंडिया द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स? वी वर प्राउड देन, वी आर प्राउड नाउ। लेकिन मैं मानसिकता बोल रहा हूं सिर्फ। यही आप ही की पार्टी के नेता थे ना जिन्होंने कहा था ये हैं अयोध्या के राजा, और वही बीजेपी वो कहती है हम प्रधान सेवक हैं। मैं कह रहा हूं थॉट प्रोसेस का फर्क है, सिर्फ सोच का फर्क है। जवाब दीजिए, 30 सेकंड से निकल रहा हूं मैं। अरे बोलने दीजिए, बोलिए ना, बोल लिए बहुत। देखिए, ये हमारी संस्कृति, ये संस्कृति है। वहां पे गांव के गांव बसे हुए हैं जिनको उजाड़ा जाता है, और वो आते हैं अपनी मोहब्बत में, वो अपनी कल्चर का, अब जो उनका संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको प्रदर्शित करते हैं। आप इसका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो बड़ा कमाल की बात है भैया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। मतलब हद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने भी। दूसरी बात, आपने कहा मन से बोला गया परिवारवाद, भ्रष्टाचार। भैया, परिवारवाद का देखेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो परिवारवाद बोल के वो, उसको लगता है कि हम वो जो पुरानी झूठी बातें बोल बोल के बच जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अपना दल के साथ अब सत्ता बना के बैठे हो, अपना दल परिवारवाद में नहीं आता, निषाद पार्टी परिवारवाद में नहीं आती क्या? जरा बता दीजिए मुझे, क्या नहीं यहाँ पे राजभर परिवारवाद में नहीं आते? या आपने चौटाला जी की सरकार बनाई है, हरियाणा के साथ चलाई थी, परिवारवाद में नहीं आती? या शिवसेना के साथ आपने सरकार बनाई है महाराष्ट्र में, परिवारवाद में नहीं आती? एनसीपी अजीत पवार के साथ सरकार बनाई है, परिवारवाद में नहीं आती? आप टीडीपी के साथ सरकार बनाने चले गए, परिवारवाद में नहीं आती? बादल जी के साथ आपने सरकार बनाई थी, परिवारवाद में नहीं आती? अनुराग ठाकुर परिवारवाद में नहीं आते क्या? सिंधिया फैमिली परिवारवाद में नहीं आती है क्या? सुषमा स्वराज जी की, आदरणीय सुषमा स्वराज जी की बेटी परिवारवाद में नहीं आती है क्या? अरे कितना परिवारवाद गिनाया आपको? वंदे भारत से आ रहे हैं क्या? भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो आपने भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। नहीं, जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन भ्रष्टाचारियों को लाके अपनी पार्टी में शामिल करके मंत्री तक बनाया है आपने। दूसरी बात, नहीं, मेरी बात सुन के जाइए। अशोक चव्हाण जी, अजीत पवार जी। दूसरी बात, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बार बार करती है, मैं तो बोलूंगा दिक्कत होने वाली है। बीजेपी करते करते मंत्री बनाएंगे तक की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहना चाहती है, सत्ता के लिए किसी। ओके अनुराग जी, नाउ यू स्पोकन। थैंक यू अनुराग जी। ओके अनुराग जी, आपने बोल लिया अपनी बात, आपने बोल लिया। शायद आपको कोई इंटरजेक्शन करना है, 30 सेकंड इंटरजेक्शन, क्योंकि फिर मेरे को डिबेट आनंद जी और सतीश जी के पास जाना है। रामगोपाल जी, किसी हद तक भारतीय जनता पार्टी। ओके अनुराग जी, थैंक यू, थैंक यू, संविधान थैंक यू। मैंने पूरा टाइम दिया अनुराग जी, ऐसा मत कीजिए। थैंक यू। 150 सांसदों को पार्लियामेंट। नाउ रिलैक्स अनुराग जी। अनुराग जी अगर सुनने की क्षमता रखे, अनुराग जी तो पूरे चुनाव में पीडीए करते थे, अब महिलाओं की बात करने लगे हैं, तो अनुराग जी बता दीजिए कि महिलाओं की बात करने वाले अनुराग भदौरिया पीडीए समाज से आने वाली 12 साल की बच्ची का जब बलात्कार मोहित खान करता है तो उस बच्ची को कहा जाता है नार्को टेस्ट करो। ये किसकी संस्कृति है भाई? बलात्कारियों के बचाव में उतरना ये किसकी संस्कृति है? गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हो गए, उसके बाद अखिलेश ने कहा कि इनके साथ अन्याय हुआ, ये किसकी संस्कृति है? आजम खान ने जया प्रदा के इनरवेयर पर बोला, ये कौन सी संस्कृति है? आजम खान ने रमा देवी जो अति पिछड़े समाज से आती है उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी की, ये किसकी है? और आपने तो कहा ना कि सत्ताधारी पार्टी गुनहगार है बंगाल में, तो बोलिए कि कितने बार इस्तीफा मांगा है ममता बनर्जी का? एक ट्वीट हो इस्तीफा मांगने वाला, संदेश खाली से लेकर अभी तक के मामले में, तो एक बार बता दीजिए। पॉसिबल नहीं, और पूरी डिबेट खत्म कर दीजिए। पॉसिबल नहीं। आज मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि कब आपने इस्तीफा मांगा ममता बनर्जी का। ओके, कंचना जी मैं आ रहा हूं। सतीश के सिंह, योर व्यू पॉइंट प्रधानमंत्री की आज की स्पीच पे। सतीश जी।
कंचना जी आ रहा हूं, देखिए एग्जैक्टली 1 मिनट। एक हम लोगों ने मुझे भी थोड़ा समय दिया प्लीज जाए। प्लीज दीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि देखिए हमाम साबुन का नाम सुने हैं ना, और उसके साथ हमाम में क्या क्या बोला जाता है, सब नंगे। तो ये तो बिल्कुल इनकी कंपटीशन कराते रहिएगा तो कुछ निकलेगा नहीं, यही होगा, वो उसकी गिनाएंगे उसकी गिनाएंगे। दरअसल जो ममता बनर्जी वाली बात है, बिल्कुल उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ये समाजवादी नहीं मांगेगी, भाजपा मांगेगी। भाजपा अपने वाले प्रदेशों की मुजफ्फरपुर के लेकर कुछ नहीं बोलेगी, वहां भी हुआ है। तो चलिए एक बात ये हुई। दूसरी बात, प्रधानमंत्री विकसित भारत की लगातार बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो बात करते हैं। लेकिन विकसित भारत तभी होगा जब पूरे भारतीयों का विकास होगा। इससे विकास नहीं होगा कि विपक्ष के नेता को आप 5वीं पंक्ति में बैठाएं और अपने कैबिनेट मिनिस्टर को अपने अगली पंक्ति में बैठाएं और कहे कि ओलंपिक वाले आए हैं, इससे नहीं होगा। तीसरी बात, मैं पक्ष में हूं 1 नेशन 1 इलेक्शन के, मैं 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में हूं। और सच बात यह है कि मैं इन्फॉर्म सिविल कोड के भी पक्ष में हूं, लेकिन उसके लिए माहौल तो बनाना पड़ेगा। आप किसी को कब्जा मत कीजिए, किसी का दमन मत कीजिए और कहिए कि आपका उत्थान कर रहे हैं, इसलिए ये सब काम हो रहा है। अरे जब तक आइडियल सिचुएशन जैसी चीज नहीं बनती है तो चुनाव तो बार बार होने चाहिए, तब तक। अभिव्यक्ति की आजादी कुछ नहीं रहता है आदमी के पास, तो कम से कम आवाज रहती है। और एक और चीज सुन लीजिए, इन्फॉर्म सिविल कोड। देखिए बांग्लादेश का जो नया वाला आदमी बना है वो तो मंदिर हो आया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी शहजाद साहब जहां जाते हैं वहां कब जाएंगे। आप थोड़ा और इंतजार करिए सतीश जी, लेकिन मुझे यह बताइए आनंद जी कि राहुल गांधी अगर पहली रो में बैठ जाते तो क्या भारत विकसित हो जाता? सतीश के सिंह जी का वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया। इट्स ओके अगर वो चाहते हैं कि ओलंपिक मेडल विनर्स से ज्यादा वैल्यू या ज्यादा प्राइम सीट राहुल गांधी जी को दी जानी चाहिए थी, तो दैट्स हिज व्यू पॉइंट। बट उससे भारत ना विकसित बनता और ना उनको 5वें पे डालने से जल्दी बन जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैंने आपका पॉइंट सर, आप बोलना चाहते थे कि राहुल गांधी को, राहुल गांधी का नाम ही नहीं ले रहा, आपने उसको कान घुमा। विपक्ष के नेता की बात कर रहा हूं। हर कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं कहता है सर, आपको कान घुमा के पकड़ना बहुत अच्छा आता है, इसीलिए तो आप हम सबके सीनियर हैं, आप हम सबके गुरु हैं, बिकॉज यू एग्जैक्टली नो जो आपका व्यू पॉइंट है वो कैसे आपको रखना है घुमा के। अनंत विजय, देखिए मैं सच बोलूंगा, सतीश जी सच बोलूंगा। अब बहुत बढ़िया है सर, सच सत्यमेव जयते हैं। हाँ अनंत विजय जी, अनंत मुझे रामगोपाल जी आ रहा हूं। भदौरिया जी को आपने 6 मिनट सेकंड का समय दिया, वो अभी भी कह रहे हैं, वो अभी भी डिससैटिस्फाइड है। मैं क्या करूं, प्रोफेसर ऐसे हैं तो स्टूडेंट कैसे होंगे? 6 मिनट 36 सेकंड हमें मत दीजिएगा, वो बड़े राष्ट्रीय दल के नेता हैं, हमें तो आप बस 2-3 मिनट दीजिए। मैंने बहुत सुना अभी सर बोलिए। अभी जिस तरह से कहा गया, बिहार, एक तो बिहार में मुजफ्फरनगर नहीं मुजफ्फरपुर है, 3-4 चैनलों पे मैं मुजफ्फरनगर सुन रहा हूँ, तो मुजफ्फरपुर से ठीक है, क्या बोले, मुजफ्फरपुर में भी वो जो वारदात हुई है, बिल्कुल सर, दोनों बलात्कार में फर्क है। इसको एक साथ जोड़ना मुझे लगता है कि मामले को डिस्ट्रैक्ट करना था। कलकत्ता में जो हुआ है उसमें राज्य शासन की तरफ सबूत को छिपाने का दुष्कर्म किया गया है। उसका एक बार बलात्कार नहीं हुआ उस महिला का, उसके साथ बार बार बलात्कार हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आत्महत्या बताया गया पहले, किसने बताया उसके परिवार वालों को आत्महत्या? किसने बताया उसके परिवार वालों को कि आपकी बिटिया के दोनों पांव टूटे हुए, बिना पेलेट टूटे हुए, ये संभव है क्या? कंचना जी को रखिए। बात कर रहे हैं आप लोग बलात्कार की, मेरा बलात्कार, तेरा बलात्कार, आपको मुजफ्फरनगर और वहां का बलात्कार याद आ रहा है। मैं कह रहा हूँ बलात्कार में सब जगह एक प्रकार का निर्णय होना चाहिए और सरकार को कार्रवाई ऑडियो को क्या हो रहा है? कर रहे हो वहां पर मीडिया आपके खिलाफ है और सारे बलात्कार के केस में कार्रवाई हो रही है। आप दोनों को एक साथ मत करिए। हाई कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपते हुए कहा कि राज्य सरकार पीड़ित के पक्ष में नहीं दिखाई दे रही है। ये तो सरकार की डूब मरने वाली बात है। मैं मानता हूं सर, लेकिन आप मेरी भी थोड़ी सुन लिया कीजिए कभी कभी, प्लीज। आप कैमरा बुला लिया कीजिए, ये आपका ऑडियो बहुत गड़बड़ हो जाता है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स आपका और एक राहुल देव जी का। आप लोग कैमरा नहीं, आप कैमरा अलाउ करिए सर, आप कैमरा, ये ऑडियो बिल्कुल गड़बड़ है, मैं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करा रहा हूं।
मैं कंचना यादव जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद रामकृपाल जी आ रहा हूं, माफी आपको इंतजार करना पड़ा है। कंचना जी, प्रधानमंत्री ने आज मुझे बताइए, राष्ट्र प्रथम का संकल्प, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, 2047 तक विकसित भारत, बांग्लादेश में हिंसा रुके, विदेशी चुनौतियों से निपटना है, महिला अपराध पर लगाम, इसमें से कौन सी बात आपको अच्छी नहीं लगी कंचना जी? सुनिए, अच्छी नहीं लगी, ये पहले से हमें पता होता है और पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलेंगे। वो कोई देश का संबोधन, वो चुनावी भाषण देते हैं। हाँ, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर बोल देने से, मुजफ्फरनगर नहीं बोल देने से जो घटना हुई है वो बदल नहीं जाती है। सर, मोतिहारी में भी हुआ है, पेरेंट्स के सामने बच्ची को उठा लिया, रेप किया, उसके बाद मर्डर किया। लेकिन ये सिलेक्टिव जो है ना, तेरा रेप, तेरा मर्डर, मेरा मर्डर, ये हम नहीं करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो नॉर्म है, कंडीशन है, उनका जो तरीका है, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर आप 2022 में, याद होगा आपको एग्जैक्ट डेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के यही के लाल किला से ही जब वो भाषण देते हैं और उसी समय कुछ घंटों के अंदर बिल्किस बानो के बलात्कारियों और अपराधियों को इन्होंने जेल से रिहा करा और उनके विधायक जो है ना वो स्वागत करते हैं फूल माला से। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र करिए कि फिर से उनको वापस भेजा। यही है जो बाबा राम रहीम को 7 साल में 277 दिन बाहर रखे हैं जेल के। और आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आपको तो शर्म आना चाहिए। सिलेक्टिव आप होते हो, मणिपुर पर नहीं बोलते हो, संदेश खाली पर बोलते हो, बिहार पर नहीं बोलते हो, बंगाल पर बोलते हो, आप प्रज्वल रेवन्ना पे तो कतई नहीं बोलते हो। आप महिला सुरक्षा की बात करोगे, आप महिला सम्मान की बात करोगे, जिस महिला पहलवानों को आपने सड़क पे घसीटा, जिससे पूरी दुनिया में नाम अपना अर्जित किया, आपने उसको सड़क पे घसीटा, आप सम्मान की बात करोगे सर। लेकिन एक चीज बड़ा अच्छा लगा और दिल को सुकून हुआ, इन्होंने सेक्युलर टर्म आज बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिस टर्म से इन्हें सख्त नफरत थी। 1976 में इंदिरा गांधी जी ने अमेंडमेंट करके 42nd अमेंडमेंट करके जब प्रीएम्बल में सेक्युलर टर्म यूज किया, तो पूरी संविधान भी इन्होंने बदल दी। आज इन्होंने सेक्युलर टर्म यूज किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, आपसे एक सवाल है, पूरे चुनाव में 2024 के ये ह्यूमन वॉच डॉग का रिपोर्ट है, 177 जो भाषण दिए थे, 173 भाषण मोदी जी, उसमें से 110 भाषण में एंटी मुस्लिम, एंटी मुसलमान, एंटी माइनॉरिटी कंटेंट था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेकुलर होने से पहले अपनी वाणी पर, अपनी भाषा, अपने अंदर, अपने हृदय में परिवर्तन करिए। जुबानी जंग तो आप बहुत करते हो, लेकिन आप काम कितना किए हो 11 साल में इस देश की जनता देखी है। तो हमें मत सिखाइए कि 1 घंटे में मोदी जी क्या बोले लाल किले से। मोदी जी जो बोले रिपीट टेलीकास्ट उसको बोलते हैं, वो हर साल वही बोलते हैं। तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना पिछली 3 बार से। अगर आप इसको रिपीट टेलीकास्ट कर रही है तो जनता भी तो रिपीट ही कर रही है ना। जनता कौन सा नया बटन दबा दे रही है? जनता भी तो प्रधानमंत्री मोदी को जिताई। शहजाद आपको जवाब दे रहे हैं। मैम, आपके पॉलिटिकल एलिगेशन है बीजेपी पे, बीजेपी जवाब दे रही है। नहीं मैम, प्रधानमंत्री तो मोदी है, एलओपी पीएम नहीं होता मैम। हाँ, शहजाद जवाब दे रहे हैं। रिलैक्स कंचना जी, थैंक यू मैम। मैं रिलैक्स हूं, थैंक यू मैम, आपको थैंक यू मैम, थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू मैम। सबसे पहले देखिए, कम से कम जो वरिष्ठ पत्रकार के रूप में ज्वाइन करते हैं उनको फैक्ट्स के साथ कम से कम सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि मंदिर तो मोदी जी जाते हैं, पर जहां शहजाद जाते हैं वहां गए हैं क्या? तो सतीश जी कान खोल के सुन लीजिए। सिद्दी सैयद मस्जिद भी गए हैं, सुल्तान अबूस मस्जिद भी गए हैं, शेख जायद मस्जिद भी गए हैं, अल हकीम मस्जिद भी गए हैं। मस्जिद जाने का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिम और हिंदुओं में क्या उन्होंने कभी कहा है कि पहले अधिकार संसाधनों पर एक समुदाय को मिलेगा? और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कहा दमन से नहीं लाना है, कब्जे से नहीं लाना है, यूसीसी के समर्थन में, वन नेशन वन इलेक्शन में, तो क्या 1952 से 67 वन नेशन वन इलेक्शन चला तो कब्जे और दमन से था क्या? यूसीसी जब गोवा में आया तो कब्जे और दमन से था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पिताजी ने जब सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी, चीफ जस्टिस वो भी थे चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कहा था कि ये यूसीसी आना चाहिए, तो कब्जा और दमन की बात कर रहे थे क्या? जब आर्टिकल 44 में डाला गया तो कब्जा और दमन था क्या? अंबेडकर जी कब्जा और दमन करवाना चाहते थे? ये हो सकता है सतीश सिंह जी आपकी ये सोच हो कि आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को कब्जे और दमन वाला बता रहे हो। पता नहीं क्यों बाबा साहेब अंबेडकर जी के ही संविधान को लागू करने की बात हो रही है और आप उसका विरोध कर रहे हैं, पर छोड़ देते हैं। अब आते हैं, देखिए अभी जो मैडम ने बोला है, मैडम जी 110 रेफरेंसेस एंटी मुस्लिम थे, एंटी हिंदू थे, जो भी थे, आप कह रही है। अरे मान्यवर, बताइए कि एंटी मुस्लिम दंगे सबसे बड़े कब हुए? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर कह रहे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ? भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नैली, ये सारे बड़े दंगे किसकी देन थे?
भागलपुर के दंगे के बाद तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में कभी अकेले आ नहीं पाई है, यह हकीकत है। उन दंगों को करवाया किसने, उस दंगों के पीछे था कौन? छोड़ देते इस बात को। और आपने कहा कि महिलाओं के विषय में मणिपुर में तो पार्लियामेंट में चर्चा हुई, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेज प्रताप जी पर तो ऐश्वर्या राय, उनकी धर्मपत्नी ने आरोप लगाए थे एफिडेविट डालकर कि उनके साथ पिटाई तेज प्रताप ने की थी। आप बता दीजिए तेज प्रताप पर आपका क्या स्टैंड है? तेज प्रताप पर अब देखिए, तेज प्रताप एक करके पर्सनल कैसे हो रहा है? रिलैक्स, पर्सनल क्या हो रहा है? ऐश्वर्या जी एक सेकंड, मैं पूरी बात कंचना जी आपकी भी बात रखी जाएगी। मैं फैक्ट कोट, आपका ऑडियो ऑफ है, सबका ऑडियो ऑफ है। अनुराग जी आ रहा हूं, रिलैक्स। फैक्ट कोट करके बता रहा हूं। बोलिए क्या फैक्ट? फैक्ट कोट करके बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, मैं स्टिक टू द टॉपिक ही है। महिलाओं के उत्पीड़न की बात हो रही है ना। तेज प्रताप यादव जी की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कोर्ट में हलफनामा डालकर ये कहा कि उनकी पर्सनल होता अगर वो उन्होंने आके रिएक्शन बताइए उस पर क्या स्टैंड है? नहीं, उन महिला ने आके रिएक्शन दिया था, मीडिया से बात। झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं, उन महिला ने आके मीडिया से बात की थी। आप जानती हैं, देखिए मैं शहजाद जी पर बोलूं, सुनिए, आप बोलिए ना। मेरी बीवी नहीं है, मैंने किसी की पिटाई नहीं की है। शहजाद जी कोई नहीं कह रहा आपकी बीवी आपने पिटाई की। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, लेट्स स्टिक ऑन टॉपिक, लेट्स स्टिक ऑन टॉपिक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, एवरीवन ऑन है। अनुराग भदौरिया, अनंत विजय, रामकृपाल जी कहां गए भाई? मैं अपनी गेस्ट टीम से पूछ रहा हूं, वेयर इज रामकृपाल जी? अनंत जी का ऑडियो नहीं आ रहा है, रामकृपाल जी है कहां? और मैं कंचना जी से पूछा तो आखिरी बात, ममता दीदी का इस्तीफा कब मांगा है? तेज नहीं मांगेंगे, आपको लगता है मांगेंगे? कभी नहीं मांगेंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, नहीं, एक सवाल मेरा भी है। क्या पूछ रहे? पूछिए, पहले आप पूछ लीजिए, फिर मेरा एक सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 लाख युवाओं को, नए युवाओं को पॉलिटिक्स में लेकर आएंगे। उसके पहले तो मोदी जी इस्तीफा देंगे, तब ना मोदी जी खुद किसी युवा को प्रधानमंत्री बनाते। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब देता हूँ। अनुराग जी आ रहा हूँ, जवाब देता हूँ। कंचना जी, अच्छा कंचना जी सुन लीजिए ना। कंचना जी सुन लीजिए, आपने सवाल युवाओं के बारे में पूछा, सुन लीजिए। आप देखिए हमारे और आप में अंतर क्या है। आपके यहाँ पर लालू के बाद उनके बेटे, मुलायम के बाद उनके बेटे, स्टालिन के बाद उनके बेटे, सोनिया के बाद उनके बेटे, मुलायम के बाद अखिलेश। और हमारे यहाँ क्या है, किसी के बेटा बेटी का नहीं, देश के बेटा बेटी के लिए काम कर रहे हैं। हम में और आप में यही अंतर है कि आप लालू जी के बेटे को बढ़ा रहे हैं, हम देश के बेटा बेटी को बढ़ा रहे हैं। अंतर यही है। देखिए लालू जी का बेटा, परिवारवाद पे पत्नी सब जगह। भारतीय राजनीति में मेरा ये मानना है, सतीश जी, अनंत विजय जी, रामकृपाल जी का नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, कोई पार्टी। अनुराग जी कम से कम परिवारवाद पे तो उंगली नीचे कर दीजिए। कहाँ गलत जगह जा रहे हैं गुरुजी? परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम जवाब दे दो। सुनिए, परिवारवाद पे तो मत बोलिए, कम से कम रिलैक्स सुन लीजिए। 37 एमपी में से एक परिवार के कितने एमपी हैं पूछ लिया जाए तो शायद ही किसी और परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली मिला के एक परिवार। सुनिए रिलैक्स, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, कमिंग बैक टू द डिबेट। अनुराग जी आ रहा हूं ना, रिलैक्स, सवाल सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा विदेशी ताकतों से हमें बोल के निकल नहीं, अनुराग जी बोल के नहीं निकल रहा हूं, रिलैक्स, एवरी ऑडियो डाउन फॉर अ मिनट, मी विद ग्राफिक्स फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स एंड देन आई एम गोइंग टू अनुराग भदौरिया। अनंत जी आ रहा हूं, मी विद ग्राफिक्स। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। हालांकि सतीश जी बोल रहे थे वो एक आर्टिकल सी राजा मोहन का, देखो बांग्लादेश में एक्सटर्नल नहीं है, ऐश्वर्या इंटरनल है, वो पढ़ा मैंने, वो पहले भी पढ़ा था, आपके बाद दोबारा पढ़ा बोलने के बाद। हो सकता है वो उनका हो, मैं नहीं मानता। आई डिसएग्री, आई कंप्लीटली डिसएग्री। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दर्शकों कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि चैलेंजेस हैं, कई ऐसी ताकतें हैं, और ये पहली बार नहीं कहा गया है। इलेक्शन के दौरान भी लोगों ने बोला इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, वो कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी इंडिकेट कर रहे हैं। नहीं, इट्स अ रियलिटी। हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, हमको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है। अमेरिकी काउंसलर जनरल का असउद्दीन ओवैसी से मिलना, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, अकेला नहीं है। वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है, रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, वो कौन सी ऐसी अमेरिकन एनजीओ है जिसने पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लाना चाह रही थी हैदराबाद के लिए, उस क्षेत्र के लिए, किस चीज के लिए वो बताऊंगा आपको अलग से, पूरा डिटेल कागजात। किस लिए भारत सरकार ने इंटरवीन करके एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया उस पर्टिकुलर का और उससे रिलेटेड 3 और का, ये सारी चीजें फूड फॉर थॉट है।
किस नाम पे ला रहे हो, मदद के नाम पे ला रहे हो और करना क्या चाह रहे हो, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने देखा है जब बांग्लादेश में ये लोग आते और जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि चैलेंजेस आर देयर, तो चैलेंजेस आर देयर। मैं फिर कह रहा हूं वो चैलेंजेस हमें पता है सीआईए क्या करेगी, हमें अपने मीर जाफर नहीं पता क्या करेंगे। प्रॉब्लम ये है। अनंत विजय जी, एंड फिर मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। अनंत विजय जी, मैं आपका प्रतिक्रिया इस पे चाहता हूं और फिर अनुराग जी आप आराम से 2.5 मिनट बोलिएगा। मैं ऐश्वर्या जी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इसमें एक पैटर्न दिखाई देगा। पहले लोकतंत्र की बात होगी, फिर जो वर्तमान सत्ताधीश होंगे, जो सत्ता के शीर्ष पर होंगे, उनको तानाशाह बताया जाएगा। फिर किसी एक घटना पर पूरे सोशल मीडिया में उस पर माहौल बनाया जाएगा और उसके बाद देश में अराजकता फैलाई जाएगी। ये पैटर्न अरब स्प्रिंग से लेके बांग्लादेश तक में आपको दिखाई देगा और सबके पीछे अमेरिकियों का एक बहुत बड़ा मतलब वेल निटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आप एफसीआरए की बात कर रहे हैं, असल पीड़ा तो वहीं से शुरू हो रही है। जिस प्रकार से फंडिंग बंद हुई है इन एनजीओ का, जो कि शिक्षा के नाम पर, संगीत के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, कला के बढ़ावा के नाम पर भारत में पैसा लाते थे और उसके बाद उन पैसों से पॉलिटिकल एक्टिविटी में देश में एक विशेष दल को फायदा पहुंचाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल होता था। उस पर एफसीआरए की जो जब से नकेल कसी गई है, ये बिल्कुल छटपटा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने जिस व्यक्ति की एक तस्वीर दिखाई, जॉर्ज सोरोस की, नरेंद्र मोदी को अगर 240 सीट इस चुनाव में मिले तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये बता रहा हूं, विश्व की कई महाशक्तियां लगी हुई थी कि नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए, बावजूद इसके जनता ने उनको 240 सीटें दी है। ये सबके मुंह पर तमाचा लगा है जो लोकतंत्र, संविधान और इस तरह की बातें करते हैं। और ये जो संविधान लहराने वाला, लाल किताब लहराने वाला है, ये भी चाइना से आयातित है। संविधान का रंग हमारे यहाँ कभी लाल नहीं था। रवि वर्मा के पेंटिंग्स लगे उस संविधान पर, ये देख लीजिए आप संविधान को। तो वो सारा पैटर्न आपको, आप तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जानकार हैं, आप देखिए वो अरब स्प्रिंग से शुरू होता है 2010 से और तमाम जगहों पर उसी प्रकार की गड़बड़ियां की जाती हैं और सत्ता जो उनके पसंद की नहीं होती है उनको हटाया जा सकता है। नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे अभी बच गए हैं जिन्होंने जन समर्थन के बल पर उनके जो नापाक सूबे हैं उनको अब तक माफ दी है। ओके सर, अनुराग भदौरिया जी बोलिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या बोल दिया जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा? देखिए सर, मुझे प्रॉब्लम बस इस बात की है कि हिंदुस्तान बहुत संस्कृति और संस्कारों वाला देश है। जी बिल्कुल है। यहाँ पे विपक्ष में भी जब नेता रहते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमने आपकी अभी जब मैं परिवारवाद की बात कर रहा था, मैंने बोला आदरणीय सुषमा स्वराज जी, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं सोनिया, मुलायम सिंह। अब सोचिए, हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं है। हम लोग आदरणीय अपने सम्मानित नेताओं का, चाहे सत्ता पक्ष की हो विपक्ष में, उम्र से बड़े सब 75 साल 80 साल के होने को आए और हम उनको कहते हैं सोनिया, मुलायम। तो संस्कृति संस्कार दिख जाते हैं कि संस्कृति संस्कार कहाँ के बोल रहे हैं। हिंदुस्तानी नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी संस्कृति संस्कार ये नहीं हो सकते कि हम किसी भी सीनियर व्यक्ति का नाम लेके पुकारें। मैंने अपनी स्पीच में, मेरे हो सकता है हम हमेशा योगी जी हैं तो योगी जी, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, या जो मंत्री होगा संवैधानिक पद पे रहे या ना रहे, हमसे अगर बड़ा है तो हम सम्मानपूर्वक बात करेंगे। हमारी वैचारिक मतभेद होंगे, आप सत्ता पक्ष में, हम विपक्ष में हैं, तो विपक्ष आपकी जिम्मेदारी हम बाखूबी से निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते निभाते हम गाली गलौज थोड़ी करने लगेंगे, हम अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल थोड़ी करने लगेंगे अपने सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ। वो हैं तो हैं सम्मानित, होगा, सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी। आज सत्ता बीजेपी के, कल नहीं रहे शायद, इसके पहले भी किसी की थी, उसके पहले भी किसी की थी, ये किसी की बपौती थोड़ी है। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन बीजेपी के नेता ये क्यों भूल जाते हैं, सत्ता तो आना जाना है, इसमें इतना मदमस्त मत हो जाओ कि आप किसी का अपमान करने लग जाओ। तब हम आपको राम रहीम याद दिलाएंगे तो आपको आप फिर दिक्कत होती है। राम रहीम के बारे में शब्द बोलिए। 255 दिन, आप जब तक की सजा मिली है, जितनी दिन की उसको सजा मिली है, 255 दिन, 255 दिन तक तो मार रहा है। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आसाराम को भी यहाँ पे रोल मिल रहा है। भाई सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएगी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ जेल से बाहर आ जाते हैं। और आप, मैं कह रहा हूं, मैं उसकी घटना को, जैसे हमारे साथी जो आनंद विजय जी कह रहे थे, उनको बहुत हमारी तकलीफ में उनको खोलने को खोजी, मेरी गलती तो क्या खोज पाए, मुजफ्फरपुर को मुजफ्फरनगर बोल दिया, ये गलती है। देखिए, अरे मुजफ्फरनगर बोल दिया हमने तो क्या बच्ची का सम्मान वापस आ जाएगा? चलिए मैंने मुजफ्फरपुर बोल दिया, आएगा सम्मान वापस? तो बता दीजिए आनंद विजय जी, मुजफ्फरपुर सम्मान वापस आ जाएगा? बताइए आनंद विजय, आइए बताइए आप, सम्मान तो वापस नहीं आएगा ना। तो
नहीं, मेरी बात सुनिए। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कंचना जी, बेटी चाहे पश्चिम बंगाल की हो, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बेटी चाहे बिहार की हो, ये हमारी आपकी बच्चियां बेटियां हैं, सम्मानित हैं, उनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं। इसलिए उस पर कम से कम सरकार भारतीय जनता पार्टी राजनीति ना करे। ये जब सत्ता, मैंने आपको बोला जहां सत्ता पक्ष में है वहां पे विपक्ष जिम्मेदार, जहां विपक्ष में है वहां सत्ता जिम्मेदार, ऐसे नहीं चलता है। और जहां तक प्रधानमंत्री जी के भाषण की बात है, मैं तो ये चाहूंगा, चैप्टर खोल दिया, आदत है इनकी, 2.5 मिनट कि प्रधानमंत्री गाड़ी पर चलेगा ना, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता है। बीजेपी बोलती बहुत अच्छा है, लेकिन ना किसानों का सम्मान होता है, ना युवाओं का सम्मान होता है, ना महिलाओं का सम्मान होता है, ना बेरोजगारों को रोजगार मिलता है, ना भ्रष्टाचार खत्म होता है, और ना ही यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी सो कॉल्ड परिवारवाद बोलती है। अब चौथा चैप्टर शुरू हो गया। नहीं, कोई चौथा नहीं हुआ, कोई परिवारवाद नहीं होता। जनता जिसको चुनती है वो टाइम मिलेगा। मजा आ रहा है आपको भी? ओके, रिलैक्स। अच्छा, बोलिए। अरे वो अपने आप देखिए, अभी वो ज्ञान बांट रहे थे कि कैसे नेताओं का सम्मान होना चाहिए, कैसे जी बोल के पुकारते हैं। वैसे गुजरात के 2 गधे किसने बोला था हमको याद है, परंतु छोड़ दीजिए। ऑडियो आ गया क्या? नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा। अब मैं बोल रहा हूं, बाकी मेरा बात छोड़ दीजिए, मेरा समय इसको ही दे दीजिए और थोड़ा फोकस करवाइए। कंचना जी 30 सेकंड। नहीं, सुनिए, 10 सेकंड मेरा नहीं, अभी नहीं दे समय है ना भाई। मैं अभी नहीं दे। अब बोलिए अनुराग जी, राहुल गांधी क्या है? आपने तो कहा कि ऐसी भाषा करने वाले तो विदेश की मूल के होते हैं। बताऊं, बताइए क्या है राहुल गांधी क्या है? राहुल गांधी क्या है बताइए? भारतीय जनता राहुल गांधी क्या है बताओ? जवाब दे रहा हूं, सुन तो लो। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की कोई संस्कृति नहीं है जो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति आपने कांग्रेस कांग्रेस की संस्कृति विदेशी है ना, कांग्रेस की विदेशी है। तो कंचना जी 30 सेकंड। कंचना जी 30 सेकंड में हम 31 नहीं है। नहीं, आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर चल रहा है बाहरी शक्तियां और भीतरी शक्तियां। आप राहुल गांधी को भीतरी शक्तियां मानते हो जो हमारे देश को डिस्टेब्लिश कर रहा है? मतलब आप ये कहना चाहते जब विदेशी ताकतों से जाके मदद मांगेंगे तो मैं यही बोलूंगा। जब विदेशों में, गर्मा जी प्लीज रुक जाइए। जब आप विदेश, सुनिए कंचना जी क्यों कह रहा हूं मैं, सुनिए आप पहले, आपको सुनना पड़ेगा। अरे सुन लिया, तभी बोल रहा हूं। ये बताइए, जब बीजेपी विपक्ष में थी और दिन बीजेपी कांग्रेस छोड़िए, किसी भी पार्टी का नेता, अगर किसी भी पार्टी का नेता कंचना जी विदेश में जाके और दोबारा दोहरा रहा हूं, विदेश में जाके ये बोले मी विद ग्राफिक्स एवरीवन डाउन, थैंक यू वेरी मच। कंचना जी प्लीज, टाइम कम है इसलिए सिर्फ आपको रोका है। वी कैन कंटिन्यू दिस डिबेट। राहुल गांधी होते या सपा के होते या बीजेपी के होते, आम आदमी पार्टी के होते या किसी भी पार्टी के होते, विदेश में जाके ये कहते ना वी आर नॉट अ नेशन, वी आर अ नेगोशिएशन। ये किसने कहा था? राहुल गांधी। बाहर विदेशी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पावर से जाके मदद मांगी थी, सेव इंडिया। तो देख लो क्या होता है जब किसी देश को बचाने आते हैं। 100वीं बार बोल रहा हूं, बांग्लादेश को देख लो। इसलिए कह रहा हूं, इंटरनल पावर्स लिखा है मैंने वहां, इसलिए लिखा है कंचना जी। कभी लालू जी नहीं गए, 1000 गलतियां होंगी, 1000 सवाल होंगे जो लालू जी से पूछा जा सकता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी कभी गए नहीं विदेशी ताकतों के पास बोलने की सेव इंडिया। तो आपको नहीं आना चाहिए था उसमें। कांग्रेस जवाब दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अनंत विजय जी, सतीश जी, समय कम है, माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज, थैंक यू वेरी मच।